हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम्स वाला। यूपी एग्ज़ाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, सेशन की शुरुआत हो गई है, तो आ जाओ सभी लोग। एक बार बहुत इम्पॉर्टेंट से और बहुत बेहतरीन से सेशन की हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी लोग कैसे हैं इस बारे में ज़रूर बताएंगे, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो एक बार आ जाएंगे सभी साथी, सभी लोग आ जाएंगे एक बार, फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। राधे राधे सभी को, नमस्ते, नमस्कार और गुड इवनिंग। तो शाम के 7 बज चुके हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं क्लास रोज़ रात को 9 बजे होती है। आज कारण नहीं है इस बात के पीछे कोई, हमने कहा लाओ 7 बजे आपका समय आज खाली जाता, क्योंकि पुलकित सर ने 5 बजे कर ली। तो मैंने भी सोचा कि चलिए 7 बजे इस क्लास को कर लेते हैं, आप लोग भी 1 घंटा पहले फ्री हो जाओगे। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है इस क्लास को 7 बजे करने का। इसका प्रॉपर टाइम 9 बजे ही है, 9 बजे ही आगे से होगी। कल भी परसों भी जितनी बार भी क्लास होगी 9 बजे ही होगी। तो आपको चिंतित नहीं होना है कि सर क्या टाइम बदल गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, समय ऑलरेडी 5 मिनट ज़्यादा हो गया है और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं साथियों। आज का जो सेशन है ना, आज की जो क्लास है भाई, बड़ा इम्पॉर्टेंट सी क्लास है। आप लोग जानते हैं इस बात को कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। आप एक बार देखिएगा कि कौन से चैप्टर को हम लोग आज कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। चलिए, मैथ और रीजनिंग की क्लास नहीं हुई, अरे हुई थी निर्भय, आप देखते नहीं हो ना बेटा। मैथ की क्लास 8 बजे होगी, रीजनिंग की क्लास 5 बजे हुई, अभी 8 नहीं बजे ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भैया उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव हैं, इन सब को लेकर है। कौन कौन से, कितने, कहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे भाई। आ जाओ फटाफट से। चलिए देखो, शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1970 में, कब, 1970, अर्थात सबसे पहले हमारे प्रदेश में 1970 में उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। ये सवाल पूछा गया है आपसे पहले, राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला। तो 1970 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला, है ना, राज्य वन अनुसंधान, अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश के वनों पर अनुसंधान मतलब रिसर्च करने के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई, एक लैब की स्थापना की गई, और ये की गई 1970 में, 1970 में, है ना। तो आप इस बात को लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना 1970 में की गई, और इसी प्रयोगशाला को 1993 में वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया, है ना। तो यही 1993 में आप लोग देखोगे 1993 में राज्य वन अनुसंधान, है ना, राज्य वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। राज्य वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। अर्थात वनों से संबंधित रिसर्च हैं, वनों का मेंटेनेंस है, वनों का रखरखाव है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस संस्थान की होती है। किसकी? राज्य वन अनुसंधान संस्थान की। तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान आपका, है ना, 1993 में उत्तर प्रदेश, है ना, राज्य वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। आप लोग इस बात को देखिएगा, है ना, 1993 में, 1993 में। पुलकित सर की रीजनिंग की क्लास हो चुकी है 5 बजे। अब आप ऐसे 9 बजे मेरी कहोगे कि नितिन सर की यूपी जीके की क्लास नहीं चली, नितिन सर की यूपी जीके की क्लास नहीं चली। उनकी क्लास 5 बजे हो चुकी है भाई प्रॉपर। हमारी क्लास 9 बजे की बजाय 7 बजे हो रही है। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी 7 बजे रख के, क्योंकि 9 बजे तुम फिर कहोगे कि सर की क्लास तो हुई नहीं, सर की क्लास तो चली नहीं, हैं। चलिए
एक पूछा जाता है बड़ा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, है ना, एक बड़ा सवाल में आता है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ये भी वनों से संबंधित है। हमारे प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने के लिए इस सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से हमारे प्रदेश के जो सरकारी संस्थान थे, सरकारी जहाँ जगह पड़ी थी, रेल की पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे, है ना, सरकारी बिल्डिंग थी, स्कूल थे, कॉलेज थे, उन सब में पेड़ पौधों का रोपण किया गया, है ना। उस समय खास तौर पे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए। हालांकि अब सरकार यूकेलिप्टस के पेड़ नहीं लगाती है, क्योंकि एक रिसर्च से पता लगा है कि यूकेलिप्टस से वहाँ की आसपास की जो वनस्पतियाँ होती हैं और वहाँ की जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है और वनस्पतियाँ बर्बाद हो जाती हैं, तो उसे तो पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। यूकेलिप्टस की अगर बात करोगे तो उसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। तो आप इसको समझिएगा कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अभी हाल ही की परीक्षा में भी पूछा गया। मैं आपसे पूछता हूं कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी, तो आप में से कोई बता सकता है। हाँ जी, हाँ, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो आप में से कोई बता सकता है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। पहले तो भाई मुझे खुद लग रहा है कि मैंने आज गड़बड़ कर दी है, आज इतने बजे क्लास रख के, हैं बताइए। चलिए, हाँ, सामाजिक, बंद कर दूं क्लास नेहा, बंद कर दूं बेटा। क्या नुकसान हो गया बेटा तुम्हारा, क्या नुकसान हो गया बेटा, क्या नुकसान हो गया बेटा तुम्हारा। हद हो गया, आजकल के बच्चे तो अलग ही उनका कहते हैं कि एटीट्यूड हो गया है। चलो फिर ठीक है, 9 बजे ही पढ़ लेंगे फिर। हद हो गया भाई। जब से क्लास शुरू हुई है जुलाई से अब तक पहली बार सिर्फ 7 बजे करिए, 9 बजे की बजाय। पहली बार आप लोग टाइम चेंज क्यों कर देते हो। चलिए, तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की हम लोग बात कर रहे थे। इसे 1976 में 1976 में शुरू किया गया था। इससे कई सवाल पूछे जा चुके हैं और इसे शुरू किया गया था वर्ल्ड बैंक की सहायता से, है ना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसे शुरू किया गया था, अर्थात विश्व बैंक की सहायता से हमारे उत्तर प्रदेश में से शुरू किया गया था। आप लोग इसे लिख लेंगे, इसे वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था बेटा, है ना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको समय शुरू किया गया था। ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी बहुत पूछा जाता है, या क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, है ना, एक बार लिख लेते हैं, है ना। एक पूछा जाता है कि क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी की शुरुआत कब हुई थी, है ना। क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी की शुरुआत जुलाई 2015 में हमारे प्रदेश में हुई थी, है ना, जुलाई 2015 में। एक बड़ा पूछा जाता है ऑपरेशन ग्रीन योजना, है ना, एक पूछा जाता है ऑपरेशन ग्रीन योजना, पर्यावरण से जुड़ा है, ऑपरेशन ग्रीन, है ना, ऑपरेशन ग्रीन योजना पर्यावरण से जुड़ी है। इसको पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग बताते जाइएगा कि भैया ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो ऑपरेशन ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 2001 में हुई थी। ये कुछ योजनाएं थी हमारे प्रदेश में जो पर्यावरण से रिलेटेड रही हैं, जो पर्यावरण से संबंधित रही हैं। आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी करेंगे, पक्षी विहार भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क से। तो आप लोग डाल लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क। अगर आप लोग देखोगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है वर्तमान में। कौन सी है, जिससे हम लोग कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क, है ना, या दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो आप लिख लीजिएगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है। इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में हालांकि नेशनल पार्क का जनसंख्या से क्या लेना देना, लेकिन क्षेत्रफल से तो जरूर लेना देना है।
हमारे प्रदेश में हरियाली भी ठीक ठाक है, लेकिन नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अगर इस पार्क के इतिहास में थोड़ा जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि 1968 में 1998 में इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था, है ना, इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था 1998 में। आप लोग इसको लिखिएगा, 1998 में से वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। 1967 में 68 में, माफ़ी चाहूँगा, 1967 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, है ना। 1977 में 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। अगर हम लोग बात करें तो 1986 में 87 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। तो वर्तमान में ये नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व भी है। आप लोग नोट करिए फटाफट से, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व भी है, अर्थात ये बाघ संरक्षण केंद्र भी है ना। चलिए, बाघ संरक्षण केंद्र भी है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बताते हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा लखीमपुर खीरी जो जिला है, आप देखते हैं कि सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्यों है इतना बड़ा? उसके पीछे का कारण यही है कि उसका एक बहुत बड़ा एरिया तो इसी नेशनल पार्क के लिए रिजर्व है, जहाँ न कोई आता है न जाता है, जहाँ न खेती की जा सकती है, न मानवीय गतिविधियाँ की जा सकती हैं, न वहाँ पे घर बनाए जा सकते, न वहाँ रह सकता कोई व्यक्ति, न वहाँ इंडस्ट्रीज हो सकती, न मार्केट हो सकता। तो उस ज़मीन का तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना। तो एक बहुत बड़ा एरिया इस जिले का इसी नेशनल पार्क में रिजर्व है। तो इसलिए आप देखते हैं कि ये जिला इतना बड़ा हो जाता है, 7680 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा 4900 वर्ग किलोमीटर तो इसी में चला जाता है ना। तो आप देखेंगे कि इस जो राष्ट्रीय पार्क है इसका टोटल एरिया आप लोग देखोगे तो 4900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हाँ सर, पूछा था यूपी पुलिस में, हाँ पूछा था यूपी पुलिस में, लिख लीजिए भाई फटाफट से। तो नेशनल पार्क का कन्फ्यूजन खत्म। हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दुधवा नेशनल पार्क का एक बड़ा हिस्सा आप देखेंगे तो आपके लखीमपुर खीरी में है। इसका कुछ हिस्सा पीलीभीत में है ना, एक हिस्सा इसका पीलीभीत में है, और कुछ हिस्सा आप लोग देखेंगे तो बहराइच में भी है ना, बहराइच में भी। जब इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया तो इसके आसपास के 2 वन्यजीव अभयारण्य थे। कौन कौन से सर? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। इन दोनों वन्यजीव अभयारण्य को इसके साथ अटैच कर दिया और फिर इसके साथ अटैच करके इसे टाइगर रिजर्व बनाया। तो आप ऐसे समझिएगा कि जब ये टाइगर रिजर्व बना 1986-87 में, तो ये अकेला दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है। टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व इसी में कतरनिया घाट है, और टाइगर रिजर्व इसी में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये 3 बॉडीज को मिलाकर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया? हाँ, नोट कर लिया सभी ने, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो टाइगर रिजर्व ये तो बात थी नेशनल पार्क की। अब टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं? आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक आपका क्या है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व है। तो एक आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, तो एक आपका क्या है मित्र? दुधवा टाइगर रिजर्व है। दूसरा आप लोग लिखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में, है ना, कौन सा है टाइगर रिजर्व? तो दुधवा में ही किशनपुर और कतरनिया घाट दुधवा में ही आ जाते हैं। तीसरा है आपका अमनगढ़ रेंज, है ना, तीसरा है अमनगढ़ रेंज। 2018 के कांस्टेबल में ये पूछा गया था। अमनगढ़ रेंज की बात करें तो ये आपका लखीमपुर में है ना, ये आपका लखीमपुर में है, ये आपका बहराइच में विस्तार है इसका, ठीक है। जबकि आप अमनगढ़ रेंज की बात करोगे तो इसका विस्तार बिजनौर में है। कहाँ पे है? ये आपका बिजनौर में है। आपने देखे होंगे कई बार बिजनौर में टाइगर के हमले हो जाते हैं, तो वो इसी रेंज से आ जाते हैं। तीसरा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, तीसरा आपका क्या है बेटा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तीसरा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और पीलीभीत में भी आपने टाइगर के बारे में खूब सुना होगा। ये आपका पीलीभीत शाहजहाँपुर वाले क्षेत्र में है, ठीक है।
पीलीभीत और शाहजहाँपुर, ये क्षेत्र भी वो है जहाँ टाइगर अक्सर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसे 2014 में बनाया गया था। ठीक है, आगे अमनगढ़ रेंज को 2012 में बनाया गया। आगे आपका रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, रानीपुर टाइगर रिजर्व। चौथा क्या हो जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और रानीपुर टाइगर रिजर्व आप में से कोई बता सके मुझे, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में है, कोई बता सके, बताइए। रानीपुर का यहाँ देश का 53वां है, उत्तर प्रदेश का चौथा है। देश का 53वां, उत्तर प्रदेश का चौथा। एकदम सही बोला है जिसने भी बोला है। आप लोग एकदम सही बोलते हो भाई, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। आज टाइम चेंज हो गया, सारा ही गड़बड़ हो गया। कल से अपने ही टाइम पे करेंगे 9 बजे। भारी गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल सही। किसी बच्चे ने बताया है, अगर रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की, रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये चित्रकूट जिले में है, चित्रकूट में। और इसे 2022 में, ये सबसे लेटेस्ट है, पूछ सकता है, वर्ष 2022 में इसे टाइगर रिजर्व की का दर्जा, इसे स्टेटस दिया गया है 2022 में, नवंबर 2022 में। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, 53 नंबर का। ठीक है, 53 नंबर का टाइगर रिजर्व है। तुम लोग भी नाराज हो रहे हो, बाकी तो अभी 9 बजे बच्चे आएंगे, वो नाराज होंगे, फिर हमारा तो सारा नाराज़गी में ही चला जाएगा, है ना। तुम लोग भी नाराज़ हो एक तरफ से। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ टाइगर रिजर्व जो आपको याद रखने चाहिए। अब लिखेंगे आप लोग प्राणी उद्यान हमारे उत्तर प्रदेश के। प्राणी उद्यान जानते हो, जो जू होता है, जू अर्थात चिड़ियाघर जो होते हैं उनको प्राणी उद्यान कहा जाता है ना। चिड़ियाघर जो होते हैं उनको प्राणी उद्यान कहा जाता है। लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, क्या हो गया सर, आप मानते रहेंगे मतलब। चलो, अब प्राणी उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर जू, है ना। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जू बताया जाता है कानपुर। तो कानपुर प्राणी उद्यान तो कानपुर में है ना। कानपुर प्राणी उद्यान आपका कहाँ है, कानपुर में। लिख लीजिए भाई फटाफट से। एक है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, क्या है, नवाब वाजिद अली शाह, है ना, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, है ना, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। और ये आपका कहाँ पे है, ये आपके लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान आपके लखनऊ में है। आगे लिख लीजिए अशफाक उल्ला खां, है ना। आगे लिख लीजिए अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। ये अभी बनाए, लेटेस्ट है, गोरखपुर। ठीक है, अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर। लिखेंगे नाइट सफारी, है ना, नाइट सफारी सिंगापुर की तर्ज पर बना है। नाइट सफारी है नोएडा में। कहाँ पे है, नोएडा में। कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया लॉइन सफारी, है ना, लॉइन सफारी, एशियन लॉइन सफारी। और लॉइन सफारी बनी है मेरे दोस्त इटावा में। कहाँ बनी है, इटावा में। लिख लीजिए जल्दी से, लॉइन सफारी बनी है इटावा में।
हम्म। लखनऊ में भी बनने वाली है, पता नहीं कब बनेगी। अच्छा, लॉयन सफारी इटावा में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जाता रहता हूँ। हाँ, तुम्हारी तो दोस्ती है ना, वहाँ के जो बाघ हैं उनसे दोस्ती है। एक तुम्हारा बचपन का दोस्त है, एक तुम्हारा जवानी का दोस्त है, एक बुढ़ापे का दोस्त है तुम्हारा। 4-5 तो तुम्हारे दोस्त ही वहाँ घूम रहे हैं। तो अपना पार्टी वार्टी करने, बातचीत करने आते जाते रहते हो, इसमें क्या है आप भाई। बड़े लोगों का ऐसे ही होता है भाई। चलिए आगे चलते हैं बेटा। हाँ, तो ये चारों लिख लो फिर फटाफट से। ये तो प्राणी उद्यान हो गए हमारे, इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं होगा। कोई डाउट है क्या? क्लास को भी पसंद कर दीजिए। मैं काफ़ी बार गया हूँ उधर। हाँ, कल 9 बजे ही होगी क्लास, कल रात को 9 बजे ही होगी। तुम्हें आदत पड़ गई है ना रात को 9 बजे क्लास की, तो कल रात को 9 बजे ही होगी। सर आजमगढ़ कब बनेगा जू? आजमगढ़ में ज़रूरत नहीं है ना जू की, हैं, बड़े बड़े शहरों में ज़रूरत पड़ती है जू की। चलिए इसको लिख लिया होगा आपने, तो फिर आगे चलते हैं और अब बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की, है ना। सभी बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे, पूछा जाता है कई बार, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, कोई बताएगा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे प्रथम चंदौली में है। कहाँ पे है? चंदौली में भाई। कब बना था? 1956 में, चंदौली में 1956-57 में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है आपका? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली। पूछा भी गया है कहाँ पे है, ये चंदौली में है। दूसरा लिखेंगे, है ना, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य का मतलब होता है जंगली, है ना, आम भाषा में हम इनको जंगली कहते हैं ना, जंगलों में रहने वाले। जीव मतलब प्राणी, अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी, मतलब उनके रुकने का स्थान, रहने का स्थान, उसको अभ्यारण्य कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करोगे तो ये 5 जिलों में फैला है, जिसमें आपका मेरठ है, आपका गाजियाबाद है, हापुड़ है ना, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में फैला है। तो आपका हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य 5 जिलों में फैला है। वन्य जीव अभ्यारण्य 5 जिलों में फैला है। और इसका एरिया, क्योंकि सबसे बड़ा है तो एरिया तो पता होना चाहिए, तो आप लिखिएगा इसका एरिया है आपका कितना? आपका 2080 वर्ग किलोमीटर, है ना, 2080 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। फटाफट से कॉपी पर नोट करिएगा, इसका एरिया 2080 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक, आगे आ जाते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा, है ना, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्त, तो ये आपका है कौन सा? प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका एरिया अगर हम लोग देखें तो एरिया है इसका 5 वर्ग किलोमीटर केवल। कहाँ पड़ता है? ललितपुर में, है ना, ललितपुर में 5 वर्ग किलोमीटर एरिया है। चलिए ठीक है, ये तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात थी।
प्रदेश का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य होता है जहां पक्षियों के रुकने का होता है प्राकृतिक रूप से, है ना। वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली जानवरों के लिए, पक्षी अभ्यारण्य पक्षियों के लिए, है ना। तो प्रथम पक्षी अभ्यारण्य हमारे उत्तर प्रदेश का, प्रथम पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका कौन सा है, कोई बता सकता है प्रथम पक्षी अभ्यारण्य हमारे उत्तर प्रदेश में? अरे बताओ भी तो, क्लास में से मिसिंग रहते हो, फिर कहते हो क्लास नहीं हुई सर, आज आपने क्लास नहीं ली, कैसे काम चलेगा? चलिए, तो प्रथम किसी ने बताया नहीं, हाँ गीता ने बताया, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये तो अभी भी पूछा गया था, इसी बार के कांस्टेबल में पूछा गया। इसका नाम चंद्रशेखर साहब के नाम पे अब रख दिया गया है ना। तो चंद्रशेखर, यही इसी को कहते हैं हम लोग, चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। जब प्रथम है तो पूछा जा सकता है कब बना, 1984 में, 1984 में। कहाँ है सर? उन्नाव में। तो आप लिख लेंगे ये आपका उन्नाव में है, नोट कर लेंगे ये आपका उन्नाव में है। नवाबगंज में सर मेरा घर है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये आपका प्रथम है उत्तर प्रदेश का। लिखेंगे सबसे बड़ा वन्यजीव, सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार, है ना, सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार, है ना, लाख बहोसी पक्षी विहार। इसका एरिया जो है ये है 80 वर्ग किलोमीटर का। कितना? 80 वर्ग किलोमीटर, है ना, 80 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे है? कन्नौज में है, कन्नौज में है दोस्त, ये आप इसको याद रखिएगा। कहाँ पे है? कन्नौज में, 80 वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, सॉरी, सबसे छोटा पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे है सर? तो ये आपका कौन सा है? सेखा पक्षी विहार, है ना, सेखा झील पक्षी विहार, सेखा झील पक्षी विहार, सेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में। कहाँ पे है? अलीगढ़ में। इसका एरिया मात्र 0.4 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले पटना पक्षी विहार होता था सबसे छोटा, उसका एरिया 1 वर्ग किलोमीटर था। नहीं बेटा रामजीत शर्मा जी, कोई क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आज के लिए मैंने 7 बजे कर ली, 9 बजे की जगह। कल से अपने सेम टाइम पर होगी। मेरे से भारी गलती हो गई और इस गलती के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ भाई। हाँ, पटना पक्षी विहार होता था सबसे छोटा, अब नहीं है बेटा, अब नहीं है, पहले सबसे छोटा होता था ये। लिख लीजिए जल्दी से।
हाँ जी, फिर हमको अपने दिमाग से अपडेट करना पड़ेगा। सीखा, हाँ अपने दिमाग में कर लो बेटा अपडेट। चलिए, अरे पुलकित सर की क्लास हो गई चाचा जी, तुम तो गजब ही हालत कर रहे हो, सो के आए हो क्या। चलिए अब एक एक करके सारे पक्षी बिहारों को हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझिए, फिर उनको याद करिए और पीडीएफ आपको नोट्स मिल ही जाएंगे बढ़िया से, तो उनको आप लोग एक बार पढ़िए ज़रूर, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में हुई थी। ये आपके इटावा और आगरा में है। किसके लिए जाना जाता है? घड़ियाल के लिए, डॉल्फिन मछली के लिए और प्रवासी पक्षियों के लिए आपका ये जाना जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए। फिर उसके बाद कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में बना, बहराइच में है आपका, 400 वर्ग किलोमीटर एरिया है। तेंदुआ, बाघ, हिरन और चीतल के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में बना, 2022 में ये टाइगर रिजर्व भी बन गया है। आप लोग जानते हैं बांदा और चित्रकूट में इसके हिस्से हैं। 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा आदि के लिए इसे जाना जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में बना, ललितपुर में है। केवल 5 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, सबसे छोटा है। तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा आदि के लिए ये भी जाना जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 1957 में बना, चंदौली में है। 96 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है ना, और ये प्रदेश का सबसे पुराना है। 1956-57 में बना, प्रदेश का सबसे पुराना है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। भालू, तेंदुआ, चिंकारा आदि के लिए जाना जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में बना, लखीमपुर खीरी में इसका विस्तार है। बारहसिंगा, चीतल आदि के लिए जाना जाता है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1982 में बना, मिर्जापुर में है। 500 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका क्षेत्रफल है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में बना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद, अमरोहा जैसे जिलों में आपका ये फैला हुआ है। 2073 या 2080 कह सकते हैं, है ना, इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बारहसिंगा के लिए आपका ये जाना जाता है। आगे सोहगी वरवा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। अगर हम बात करें इसकी सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सोहागी है ना, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे करके लिखेंगे, है ना, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में महाराजगंज में 428 वर्ग किलोमीटर एरिया है और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 1988 में बना, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में इसका विस्तार है। 452 वर्ग किलोमीटर एरिया है, बारहसिंगा के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य 1989 में बना आपका और वाराणसी में है। 7 वर्ग किलोमीटर एरिया है, गंगा के किनारे, गंगा में ही है बल्कि, कछुआ के लिए जाना जाता है, ठीक है। गंगा के एक हिस्से को रिजर्व किया गया कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, ठीक। आगे देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार। अब ये पक्षी विहार आ गए 1984 में, प्रदेश का पहला है, उन्नाव में है। 2.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये सब पक्षियों के लिए जाने जाते हैं। समसपुर पक्षी विहार 1987 में रायबरेली में है, 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लाख बहोसी पक्षी विहार प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, 1988 में बना, कन्नौज में है। 80 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। आप लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी सभी बच्चे, निर्भय बेटा एक बार और देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। एक एक चीज़ बड़े अच्छे से समझाई है।
समझाया। प्रदेश का पहला पक्षी विहार, प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं। अगर ये बातें आपको समझ नहीं आती बेटा तो फिर क्या ही समझ आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि आपको फिर कुछ समझ आएगा। अगर ये बातें आपको समझ नहीं आ रही कि मैं लिखवा रहा हूं कि प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो मैंने लिखवाया हमारे प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है और ये 1977 में नेशनल पार्क बना, और आप कह रहे हो सर ये बात समझ ही नहीं आई। तो फिर तुमको समझ क्या आएगा, ये हमारी समझ से थोड़ा परे है फिर, है ना, फिर मेरी समझ से बेटा परे है थोड़ा सा। आगे चलते हैं हम लोग। सांडी पक्षी विहार, ये आपका हरदोई में है। ये पूछा गया है यूपी SSC मेंस में, अभी कोई जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, हरदोई जिले में। 1990 में सांडी झील भी है। आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी पक्षी विहार होते हैं बेटा वो सब झील के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि जहां झील होती है, जहां पानी होता है, वहीं आते हैं आपके प्रवासी पक्षी, है ना, झीलों पर ही। तो झील पर ही पक्षी विहार बनाया जाता है बेसिकली, है ना। कोई पेड़ पौधे, ऐसा नहीं है कि कहीं पेड़ पौधे लगे हैं वहां पक्षी भी आके बैठेंगे। जो झील होती है वहीं आते हैं प्रवासी पक्षी, ठीक है। तो ये सब झील हैं। जैसे बखीरा झील है बेटा, वेटलैंड भी बनाई गई है, वैसे ही ओखला झील है ना, सांडी झील है। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि बखीरा झील कहाँ पे है तो भी यही कहिए। वैसे ही आपसे पूछ लिया जाए लाख बहोसी झील कहाँ पे है, समसपुर झील कहाँ पे है, नवाबगंज झील कहाँ पे है, तो भी आप ऐसे यही आंसर दीजिए जो सामने आपके। तो एक पंथ दो काज, एक चीज याद कर रहे हैं, दो चीज एक साथ तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो बखीरा आपका 1990 में बनी संत कबीर नगर में, खलीलाबाद में, ठीक है। आप ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में इसका विस्तार है। 1990 में इसको भी बनाया गया। आगे समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है। समान पक्षी विहार कहाँ पे बेटा, मैनपुरी में है। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा, है ना। वैसे ही पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका 1990 में बना, गोंडा में है ना। 1990 में बना बेटा, गोंडा में है। आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार। बाकी विजय सागर पक्षी विहार 1990 में बना, महोबा में है, ठीक है। 1990 में बना, महोबा में है। आगे देखेंगे 10वें नंबर पे आपका पटना पक्षी विहार 1990 में एटा में है, और इसका एरिया है बेटा 1.11 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे छोटा होता था अभी तक। 1990 में बना ये। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में बना है, 1991 में। और सूर सरोवर कहाँ पे आपका, आगरा में है ना। और इसका एरिया जो है वो 4 वर्ग किलोमीटर है। इटावा हटा दीजिए, आगरा में है, ठीक है। आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिससे पहले सुरहा ताल के नाम से जानते थे, ये भी पूछा गया अभी। अरे कांस्टेबल की जिन्होंने परीक्षा दी होगी उनको पता होगा, अभी ये पूछा गया कांस्टेबल के पेपर में, अभी जब फरवरी में पेपर हुआ आपका। सुरहा ताल का नया नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, है ना। और ये 1991 में बना, बलिया में है। 34 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना है, 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका ये फैला है। आप नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आता हूं, ठीक है भाई, जल्दी नोट करिए आप इनको। हाँ जी, हो गया नोट आपका। नहीं बेटा, क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है बेटा, क्लास का कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आज सिर्फ और ये मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, आज के लिए सिर्फ हमने ये टाइम आज का इतना कर लिया था, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। जो मैंने क्लास आज टाइम चेंज कर दिया, सिर्फ आज के लिए है बेटा, और कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है। मैं इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। कल से अपना वही सेम टू सेम टाइम होगा बेटा, ठीक है। तो मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। मैंने खुद अपनी क्लास में जब मैं आपको सवाल कराता था तब ये पूछता था। प्रतापगढ़ में है, 2003 में बना है। 4.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। 4.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शेखा झील
अभी थोड़े ही दिन पहले बना है, 2016 में इसको पक्षी विहार बनाया गया है ना। और ये अलीगढ़ ज़िले में है, 1 वर्ग किलोमीटर से भी इसका कम है। यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, 0.4 वर्ग किलोमीटर, मतलब आप समझिए सबसे छोटा, सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं है कोई और। तो आप समझिए सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। एक बार फिर से मैं इनको सबको रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। जयप्रकाश नारायण बलिया में है, पटना पक्षी विहार एटा में है, सूर सरोवर आगरा में है, ठीक है सर। समान पक्षी विहार मैनपुरी में, याद होना चाहिए भाई, एक सवाल तो यूं ही कराओगे आप। पार्वती अर्गा गोंडा में है, विजय सागर महोबा में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, बखीरा संत कबीर नगर में है, ओखला गौतम बुद्ध नगर में है, नवाबगंज उन्नाव में है, समसपुर रायबरेली में है, लाख बहोसी कन्नौज में है, ठीक है। हाँ जी, लाख बहोसी कन्नौज में है। चलिए, सुहागी बरवा महाराजगंज में है, सुहेलवा आपका गोंडा में है, कछुआ वाराणसी में है, ठीक है, कछुआ वाराणसी में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर में है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मिर्ज़ापुर में है, हस्तिनापुर आपका 5 जिलों में फैला है, सामने बता दिया। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा चित्रकूट, महावीर स्वामी ललितपुर, चंद्रप्रभा पहला है चंदौली में है, ठीक है। चलिए, चंबल आपका इटावा आगरा में है, कतरनिया घाट आपका बहराइच में। अब भी अगर कोई ये कह रहा है कि सर समझ आया ही नहीं कुछ भी, जैसे निर्भय कह रहा था, तो बेटा होता है ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके इलाज नहीं होते, है ना। आप मेरी बात को समझिए और एनालिसिस करिए आप, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करेंगे, अपना खुद का आप एनालिसिस नहीं करेंगे अपने बारे में, तब तक आपको चीज़ें पल्ले नहीं पड़ेंगी। आप ये सोचिए तो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या मेरा लक्ष्य सचमुच में तैयारी करना है, या पढ़ाई करना है, या नौकरी लेना है, या सिर्फ टाइम पास करना है, या बस मज़े लेने के लिए घर वालों ने कह दिया कि नहीं पढ़ाई करो, या सिर्फ इसलिए। अगर आप ये कहते हो, अगर मैं नेशनल पार्क लिखा रहा हूँ उसको कहते हो सर समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो आप, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका लक्ष्य शायद पढ़ाई करना है। चलिए, हाँ सर सॉरी मत बोलो हम रोने लगेंगे, तुम लोग भी अजीब ही हो, सॉरी मत बोलो हम रोने लगेंगे। अरे भाई तुम क्यों रोने लगोगे, रोने की बीमारी है क्या कोई? हाँ जी, ऐसे ही कभी भी रोने लगते हो क्या? विदाई के समय रोना जब तुम्हारी विदाई हो। चलो, तुम्हारी तो विदाई वैसे भी नहीं होगी, तुम तो लड़के हो। चलिए, हाँ तो आपसे मैं यही कहूँगा कि भाई इनको सबको याद कर लो, सारे नेशनल पार्क वगैरह मैंने सब कुछ तुम्हें कंप्लीट करा दिया है ना, तुम्हें सब कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ ज़रूर लो अच्छे से। बाकी शुक्रिया, मिलते हैं ऐप वाली क्लास में 8 बजे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।